हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। देयर इज इंडेंजर्ड स्पीसीज है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वेरियस रीजन ड्यू टू विच आवर बायोडाइवर्सिटी इन इज अ constant threat. You also learn about the strengths of the protect the biodiversity. Let us now about some of plant animal which have already become a extinct or area going to be exit from to Earth's surface. The species which have already disappeared is called to the extinct species, and the phenomenon of disappearance is known as excitation. And another category of species called to the endangered species are those which has been reduced in a number to a critical levels of facing of the high risk of extinction in their near future. The World Conservation Union forming International Union of the Conservation of Nature and Natural Resources mean IUCN has installed to the indigenous plant and animals in the Red Data Book. The Red Data Book is important for the few endangered plant and animal are listed below. The first is a endangered animal is a Asiatic lion, green citrus and located thread, and the tortoise, martial crocodiles and gharials, tiger, rhinoceros, Aztec elephant, and Indian python. There also is the great Indian bustard butterfly. There is an endangered animal, but endangered plant here is a preserved plant, Indibelodona, Orchidea, Nilgiris lily, and Ginkgo biloba is a melons here tree. दोस्तों यहाँ पर जो है संकट वन प्रजाति यानी इंडेंजर स्पीसीज कौन कौन से, देखिए हमने पहले भी बात बताई थी कि बहुत से इंसानों की गतिविधियों से जीव जंतु जो होंगे नष्ट हो जाएंगे और हो भी चुके हैं, लेकिन कुछ जीव जंतु जो है जो नष्ट होने के कगार पे हैं उसके विषय में हमने यहाँ चर्चा करना है। हमने पहले ही अनेक कारणों का अध्ययन कर चुके हैं जिन्हें जैव विविधता निरंतर खतरे में है। अपने जैव विविधता के संरक्षण की जो है रणनीति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम उन पादप जंतु के बारे में जानेंगे जो विलुप्त हो चुके हैं या पृथ्वी पर से विलुप्त होने के कगार पे है। प्रजाति जो पहले ही समाप्त हो चुकी है वह विलुप्त प्रजाति यानी स्पीसीज कहलाती है और जो विलुप्त होने की घटना के विलोपन कहलाता है। तो दूसरे श्रेणी में जो प्रजाति संकटमय प्रजाति कहलाती है। यह प्रजाति है जिनकी संख्या संकटपूर्ण स्तर तक कम हो गई है और इनकी निकट भविष्य में विलुप्त होने का सबसे बड़ा खतरा देखा जाता है। अगर देखा जाए तो विश्व संरक्षण संगठन जिनका पूर्ववर्ती नाम प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड द नेचुरल रिसोर्स मीन्स की IUCN था, जो संकट में पादप एवं जाति जीव प्रजातियों को लाल आंकड़े पुस्तक रेड डाटा बुक में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इसमें से कुछ संकट पादपों एवं जंतुओं की सूची यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर जो है संकटपन्न जानवर दिखाया गया जो जिसमें एशियाई सिंह है, आपको हरी समुद्री कछुआ, राजकच्छ, ठीक है, कछुआ, मार्शल मगरमच्छ और घड़ियाल, बाघ, गेंडा, ठीक है, एशियाई हाथी, भारतीय अजगर, भारतीय सारंग, बड़ी तितलियाँ। तो ये सारे जो है संकटमय जानवर है जो आने वाला भविष्य में आपको देखने को भी ना मिले और सिर्फ आपको नाम ही आपको शायद मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है जो समझना जरूरी है। संकट उत्पन्न पादप यानी पौधों के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले घटपर्णी यानी पिचर प्लांट जो है खत्म होने के कगार पे आ चुका है। भारतीय जो है बेलाडोना भी जो है खत्म होने के कगार पे है। ऑर्किडल्स भी जो है उसी कैटेगरी में आती है और नीलगिरी लिली ये भी उसी कैटेगरी में आती है। और जिको बैलोबा जो है अथवा मेडल हेयर ट्री ये भी जो है ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में हमें ये न दिखे। Our next topic is wildlife. The wildlife now we shall learn about their important source of nature is called wildlife. At the home, you may have a pet dog or cat, even some of maybe have a cow, buffalo, sheep, goat, etc. In your garden, you maybe grow different types of vegetables and flowering plant. In addition to this, there are other plants and animals which are not be cultivated by you. The plants, animal and the macroorganism other than their cultivated plants and domesticated of animal are considered wildlife. The animal and plant living in their natural habitat considered as a wildlife. There is a animal and plant living their natural habitat is called the wildlife. The wildlife form of the important resource as it is a play a major role in maintaining ecological balance.
there is a maintaining of ecological balance, or it is a used to in a research and experimental material, and also used to the instructionally purpose. And like other source, it is also finishing several thread. So it is should be a conserve and there are maintaining for the use of future generation. The next topic is a need for the conservation of wildlife. There are wildlife need to the conserved for a maintaining ecological balance for supporting life. And second is a preserving different kind of species, here the biodiversity, and preserving to the economically important plant and animal, and conserving there is a endangered species. There is most important factor need for the conservation of wildlife here. So our next topic is a method of conservation of the wildlife. After the now there is a need for the conservation of the wildlife. Let us discuss how to the conserve it. We cannot protect it by adopting a various mean like is establishing of the biosphere reserve, the national park and the sanctuaries, and the is the alterations and tree planting and program, and a special aim for the preservation of the threatened of species and improvement of natural habitat of wildlife. There is the most important method for conservation of the wildlife here. And also is educated people about the need to method of conservation of wildlife and the formulation of act of regulation to prevent of posing of killing animal for a sport and money. And here the wildlife is a beak is beginning to observe the Indian month of July every year since 1955. There is a fact. There is a 1955. It's a aim at creating awareness among the people about the importance of wildlife and the highlight the conservational of management of need of wildlife here. There is the most important things here. दोस्तों यहाँ पर जो है वन्य जीवन के बारे में वाइल्ड लाइफ के बारे में है जानना हमें। देखिए वाइल्ड लाइफ होती क्या है, वाइल्ड लाइफ होता है क्या, ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जब हम प्रकृति की जो है महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे वन्य जीवन कहा जाता है। घर में आपके पास पालतू कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि हो सकते हैं। ये सारे जो होते हैं जीव कहलाते हैं। अपने उद्यान में आप विभिन्न प्रकार के सब्जी, फूल और फलों का उगा सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे पादप व जंतु हैं जो आपके द्वारा उगाए या पाले नहीं गए हैं। ऐसे पादप जंतु जो उगाए गए पादप एवं घरेलू पशुओं के अलावा होते हैं वो वन्य जीवन कहलाते हैं, यानी जो वन्य में रहते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड देखिए जो आप घरों में पालते हो सारे डोमेस्टिकल में आते हैं, यानी वो सारे डोमेस्टिकल एनिमल कहलाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक रूप में रहना पसंद करते हैं, उसे हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, यानी वन्य जीवन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये सारे जो होते हैं वन्य जीवन होते हैं। और ऐसे पादप जंतु जो उगाए गए पादप घरेलू पशु के अलावा होते उसे वन्य जीवन कहलाते हैं। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपने प्राकृतिक आवास में रहने वाले पशु व प्राणी अन्य जीवन और निर्माण करते हैं, तो ये बात आम है कि जो प्राकृतिक आवासों में रहने वाले पशु व प्राणी वन्य जीवन का निर्माण करते हैं, यानी सभी से मिलके ही वन्य जीवन बनता है। मान लीजिए अगर कई जीव नष्ट हो जाते हैं तो वन्य जीवन कहना संभव नहीं होगा। वन्य जीवन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है, यानी कह सकते हो कि ये वन्य जीवन जो है एक तरह के संसाधन है, क्योंकि यह जो है प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है और इन्हें अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिक पदार्थों के रूप में और मनोरंजन के उद्देश्य से भी व्यवहार में लाया जाता है। अन्य साधनों की तरह भी ये संकट में का सामना कर रहे हैं, अंततः इन्हें भविष्य की पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षित संभाल कर रखना चाहिए। तो संभाल के हम रख कैसे कर सकते हैं, जब तक हम इसको जो है प्राकृतिक आवास नहीं देंगे। कहते हैं आप जितना मर्जी आर्टिफिशियल बना लीजिए, जितना मर्जी आप इसके लिए उदाहरण बना लीजिए, लेकिन जो प्राकृतिक आवास होती है वो प्राकृतिक आवास ही होती है। तो ये बात जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो नेचर ने दिया है वो नेचुरल ही रहेगा, जो हमने बनाया है वो हमारा जो है मैन मेड ही कहलाएगा। हम उसकी तरह नहीं बना सकते जिस प्रकार नेचर स्वयं बनाती है। आगे जो है वन्य जीवन के संरक्षण की आवश्यकता। तो ये क्यों आवश्यकता है? वन्य जीवन का संरक्षण निम्न कारणों से किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन का जो बनाए रखने हेतु प्राकृतिक संतुलन कायम रखने के लिए। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता दिया गया। तभी तो मुझे अफसोस होती है कि सारी बातें किताबों में लिखी गई है, सारे जगहों पे लिखी गई है, लेकिन लोग उस पर अमल कर ही नहीं रहा। न सरकार अमल कर रहा है, न इंसान अमल कर रहा है, कोई अमल करने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ कुछ आवाज़ें उठाई जाती है तो सिर्फ वो लोग किताबी बातें बना के फाइल बना के रख देते हैं। अब यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात बनाया गया है
कि जीवन के हेतु बनाए रखने हेतु पारिस्थितिक संतुलन कायम करने के लिए ये वन्य जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम नष्ट क्यों कर रहे हैं? जब इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों कर रहे हैं हम नष्ट? कहते हैं विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जैविक संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट रखता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप जंतुओं की सुरक्षा रखने के लिए होता है। आपको पता है कि कई जीव जंतु से जो है दवाइयाँ बनती है, और मान लीजिए वो जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? वो दवाई भी प्राप्त नहीं होगा। आपको पता है चाहे कितने तरह के सींग होते हैं, नाखून होते हैं, खुर होते हैं, न जाने कितने तरह के आंतों में से जो है मेडिसिन इंसानों के लिए बनाई जाती है। अगर उस जीव के अस्तित्व ही खत्म हो जाए तो हम सोचिए कि क्या हमारा मेडिसिन बनेगा और क्या हम जीवित हम स्वयं रह पाएंगे? तो ये संभव नहीं हो पाएगा। कहते हैं क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, संकट उत्पन्न प्रजाति के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत से जीव जंतु जो है नष्ट हो गए हैं और कितने जो है नष्ट होने के कगार पे हैं। तो हो सकता है आने वाला समय में ये भी नष्ट हो जाए, तो इसको संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कहा गया कि वन्य जीवन संरक्षण की आवश्यकता है और ये होनी भी चाहिए। आगे है वन्य जीवन संरक्षण की विधियाँ। कौन कौन सी तरीका है जिससे हम इसको संभाल सकते हैं? कहते हैं वन्य जीवन संरक्षण की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अब हम उनके संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन्हें हम कई तरीक़ों से जो है संरक्षित रख सकते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यही आता है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को अभयारण्यों की स्थापना करें। देखिए यहाँ पर बात बताई गई है सिंपल वर्ड में कि जो मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको कड़ाई से जो है रूल रेगुलेशन को पालन करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि रूल रेगुलेशन पालन होती है, क्योंकि बहुत से जीव जंतु जो है हाल ही समय में नष्ट हुए हैं। अगर आप इसके गूगल पर रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगी और देखने को भी मिलेगा कि कई प्रजाति का जो समय काल है, जो संकट हुई है, संकटमय ग्रस्त में गई है, वो यही 5-6 साल के अंतर्गत ही है। कहते हैं वन रोपण पादप रोपण कार्यक्रम द्वारा, यानी वन रोपण। देखिए वन लगाना, कहते हैं एक वन होने में जो है कई महीने कई साल लग जाते हैं। यानी एक पेड़ आप तो फटाक से काट देते हो मशीनों से, जो कि 15-20 मिनट लगता है, लेकिन अगर एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 10 साल लग जाता है। तो आप अगर अभी कोशिश करोगे तो हो सकता है कि 10 साल के बाद जो है वन बने, वन्य जीवन बने। तो ये संभव बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुर्गम कार्य है। कहते हैं तो दुर्गम कार्य, लेकिन किया जा सकता है। क्या पता आज के कार्य किया हुआ फ्यूचर के लिए एक अमृत तुल्य बने। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है कि हम अगर वन्य रोपण करें या वन्य रोपण कार्यक्रम स्टार्ट करें तो हो सकता है कि इन वन्य जीवन की संरक्षण किया जा सकता है, इनको संभाला जा सकता है। संकट उत्पन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना द्वारा। अब देखिए योजना की बात आई है तो सरकार की तरफ से न जाने कितनी योजना बनाई गई है, लेकिन कहते हैं ना कि सरकार कितना कुछ करेगी, क्या हर जगह जाकर थोड़ी देख सकती है। कहते हैं सरकार तो इतना काम काजू है, कितना व्यस्त है कि उनको तो अपने विभाग में जाने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा का इंतजार करना पड़ता है। और जैसे वो जाते हैं वैसे न्यूज़ में ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाता है कि मंत्री जी अपने विभाग में जाके जो है सभी कर्मचारियों का सुध लिए। तो देखिए कितना ये मंत्री लोग व्यस्त होते हैं जिनको अपने विभाग में जाने के लिए अमावस्या पूर्णिमा की आवश्यकता होती है। तो वो कैसे करेंगे? कहते हैं संकट प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष योजना तो हर जगह बनती है, योजना कहाँ नहीं है। एक बार आप अगर नेट पर सर्च मार के देखो कि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कितनी योजना बनाई गई है, एक लंबा चौड़ा आपको पेज खुल जाएगा जिसमें बहुत सी बातें दिखाई जाए। कहते हैं अगर देखा जाए वन्य जीवन के प्राकृतिक आवास में सुधार करके। देखिए वन्य जीवन की प्राकृतिक आवास को आप सुधार कैसे करोगे? आप तो आए दिन पेड़ पौधों काटते चले जा रहे हो, तो वो जो है नेचुरल रूप में नहीं बन पाएगा। कहते हैं वन्य जीवन के प्राकृतिक आवासों में सुधार करके। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई कि वन्य जीवन के प्राकृतिक आवासों में सुधार करके। क्या ये संभव है कि जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है उसको क्या आप सुधारिएगा? अगर आप पेड़ पौधे ही काटना बंद कर दीजिएगा, वहाँ पर कई तरह के इंस्ट्रक्शन लगा दीजिएगा, तो वो तो खुद ही सुधर जाएगा। तो सरकार इन पे जो है रूल रेगुलेशन बना रखी है, सुधारने का हर तरीका बना रखा है, हर जगह कानून बनी है, लेकिन फिर भी न जाने ये धड़ल्ले से ऐसा काम क्यों हो रहा है कि प्राकृतिक चीज़ों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर जो है कुछ हद तक झूठा साबित हो रहा है कि वन्य जीवन के प्राकृतिक आवास में सुधार करके। सुधार तो बहुत कुछ क्या करोगे आप? कहते हैं आप अगर आर्टिफिशियल कुछ बना के देते हो तो क्या ये सही रहेगा? कहते हैं जीव जंतु भी प्राकृतिक में रहना पसंद करती है, उनके जो हैबिटेट बने होते हैं, जो उनके आश्रय बने होते हैं, वो उसी में जीवन यापन करना चाहते हैं।
आप वहाँ उनके लिए घर बना दोगे तो घर में नहीं रह सकते। तो यही बात सरकार को भी सोचना चाहिए कि जितना हो सके इनके लिए जो है वहाँ पर एक कानून, लेकिन वो कानून नहीं, सख्त से सख्त कानून, जिसमें कोई भी जीव जंतु और कोई भी पेड़ पौधों को नुकसान होता है तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। आगे की बात जो है लोगों को वन्य जीवन की आवश्यकता एवं संरक्षण की विधियों के विषय में जानकारी देकर। देखिए ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात मैं भी जानता हूँ, जब तक लोगों को समझदार नहीं बनेंगे लोग, जब तक इस पर जागरूक नहीं होंगे, वन्य जीवन का संरक्षण करना संभव नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना, जितना मर्जी सरकार रूल रेगुलेशन बना ले, जब तक नागरिक नहीं समझते हैं, जब तक, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके साथ रहता है उनको समझने की ज़रूरत है। अगर वो व्यक्ति समझ जाते हैं तो हमारे वन्य जीवन की जो है संरक्षण भी किया जा सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। और ये जागरूक होगा कैसे? जब आप लोग चाहोगे। आप लोग कहते हैं ना कि कभी कभी इसमें जो मैं बात बता रहा हूँ ये जान के भी आप लोग हैरान होगे कि हमने कितने बातों पे डिस्कस किया है और क्या क्या इसमें हमने सोल्यूशन करने की कोशिश किया है। अगर ये बात सभी व्यक्तियों और बच्चों को पता लगे तो शायद वो जो है वाइल्ड लाइफ को संरक्षण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अगला पॉइंट जो है शिकार एवं धन के लिए वन्य जीवों की हत्या के विरुद्ध अधिनियम का कानून बनाकर। देखिए ये बात कहीं मानने में जो है खेल मुझे लग रहा है कि शिकार व धन के लिए जो है वन्य जीवों की हत्या के विरुद्ध अधिनियम एवं कानून बनाना। देखिए ये आपको भी लग रहा होगा कि बहुत ही ये अजीब सी बात है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे जो है वन्य जीवन में ये कब के बन चुके हैं, लेकिन इसको लागू कभी नहीं हुआ, ना इस पर कई कड़ी से कड़ी जो है रिएक्शन देखने को मिला। क्योंकि यहाँ पर तो जो है कहते हैं बड़े लोगों के शौक बन गया है कि धन के लिए और अपने शौक के लिए जो है शिकार करते हैं। अगर आप कहते हैं भारत सरकार के अगर फाइल को उठाकर देख लो, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऐसे केस होंगे जो वन्य जीवन की हत्या के ऊपर लगाए गए हैं, लेकिन इन केसों का कुछ भी नहीं हुआ। तो कहते हैं यहाँ पर तो ये बहुत ही अधूरा बात लग रहा है, बहुत धुंधली सी बात लग रही है कि वन्य जीवन हत्या के विरुद्ध अधिनियम को और कानून बनाकर। कहते हैं यहाँ पर ऐसा बनते तो है कानून, लेकिन बड़े लोगों के लिए ये खेल का सामान बन जाता है। ठीक है, चलो जो भी हो, लेकिन कहते हैं जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक शायद हमारे वन्य जीवन की संरक्षण करना संभव नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में जब वन्य जीवन ही अपना कोई जो है अलग इंतजाम कर ले। कहते हैं यहाँ पर एक फैक्ट की बात आती है कि भारत में प्रतिवर्ष जो है जुलाई के माह में सन 1955 में वन्य जीव जो है सप्ताह मनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर 1955 से जो है वन्य जीवन सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच जो है वन्य जीवन के महत्व के प्रति जागरूक पैदा करना है। वन्य जीवन के संरक्षण एवं प्रतिबंधित आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी कहता हूँ अगर ये वीडियो जिन बच्चों के पास प्राप्त होती है वो बच्चे भी समझ जाएंगे कि वन्य जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता। जब तक हम नागरिक जो है जागरूक नहीं बनेंगे तब तक जो है वन्य जीवन संरक्षित नहीं रहेगा। अगर वन नहीं रहेगा तो हम आने वाला समय में हम लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वन्य जीवन जो है इंसानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी हमें खाद्य पदार्थ मिलती है, जो भी हमें मेडिसिन है, दवा कुछ भी मिलती है, सारे वन्य जीवन से ही हमें प्राप्त होती है। There is the most important topic is the wildlife reserve India. The reserves in the India here, many national parks and sanctuaries has been established by a preserve to the wildlife in the natural environment. Some of this give a below along with the important species found in these. Is the Kaziranga Sanctuary Assam one as awarded to the rhinoceros, and the Manas Sanctuary is the Assam is the wild buffaloes, and the Gir Forest is the Gujarat, Lowen, cheetah, Sambar and the wild bears, and the Kalorong Bird Sanctuary is the Andhra is the pelicans of the marine birds, and the Dakogama Sanctuary Jammu and Kashmir there are Kashmiri stag, Himalaya, Thar and the wild goats, sheep and antelopes, and the Bandipura Sanctuary is the Karnataka, India binoms, elephant and the langurs. And the next here is the Kanha is a national park, is a Madhya Pradesh, is a tiger, leopard and the wild dogs. There is a protection area. And the Simlipal National Park, Odisha is the mangroves, marine turtles and the lay eggs. And the Bharatpura Bird Sanctuary is the Rajasthan, duck and herons. And the Kolar Battles National Park is the Uttaranchal is a tiger walking and deer, Sambar and the wild bears, Zanano is a monkey. And Jala Parvara is and sanctuary is the West Bengal is a rhinoceros. There is the most important sanctuaries here.
तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत में वन्य जीवन आरक्षित क्षेत्र यानी वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स इन इंडिया, कहते हैं वन्य जीवन उनके प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कई राष्ट्रीय पार्कों का अभिवर्णों की जो है स्थापना की गई है। इन बहुत से जो है पार्क बनाई गई है, ठीक है। इनमें से कुछ जो है निम्न उनमें पाए जाने वाले प्रजातियों के साथ दिए जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है काजीरंगा अभयारण्य यानी असम में है, एक सिंगी वाला गेंडा के लिए ये काफ़ी संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। उसके बाद है मानस अभयारण्य यानी असम में जो है जंगली भैंस के लिए ये आरक्षित किया गया है। और गिर वन जो है गुजरात में है, जहाँ पर सीता, चीतल, सांभर, जंगली भालू इनके लिए संरक्षण किया गया है। केलामेरू पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में जो है पेल्किन और अन्य समुद्री पक्षियों के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद डचीगामा अभयारण्य यानी जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ पर कश्मीरी बारहसिंगे, जगह हिमालय तेरह और जंगली बकरियाँ, भेड़, हिरन के लिए ये संरक्षित किया गया है, ठीक है। उसके बाद है बदीपुर अभयारण्य कर्नाटक, जो भारतीय ग्वाल यानी वाइसन जो है हाथी लंगूर के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य केरल में है, ये हाथी, बकरिंग, हिरन और संभार के लिए ये क्षेत्र जो है संरक्षण किया गया है। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़ा है, ये बाघे, तेंदुआ और जंगली कुत्ते के लिए ये संरक्षित किया गया है। उसके बाद सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान पक्षी और मोगरा पुरान अंडे देने वाले समुद्री कछुआ के लिए ये जो है संरक्षित किया गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य यानी राजस्थान में जो है बत्तख और बगुला के लिए ये संरक्षण कराने का एक उद्यान है। कहते हैं कपिल राष्ट्रीय उद्यान यानी उत्तराखंड में जो है बाघ, बरकिंगा, हिरन और सांभर, जंगली भालू, रीछ आदि के लिए ये बनाया गया है। अगर देखा जाए जलपूरा पारा में अभयारण्य पश्चिमी बंगाल में गेंडा के लिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने को सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।